हेलो गाइस, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उत्तराखंड का इतिहास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे कुनिंद राजवंश के बारे में। कहीं कहीं पे इसको कुनिंद राजवंश लिखा है और कहीं कहीं पे इसको कुनिंद राजवंश लिखा है। उत्तराखंड के एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुनिंद राजवंश। उससे पहले मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास और इसमें कुनिंद राजवंश या कुलिंद राजवंश। इससे पहले मैंने उत्तराखंड का इतिहास एक पार्ट पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उसमें आपको बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का इतिहास में कुलिंद राजवंश, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, तो आपने क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और प्लीज अपने दोस्तों के साथ से ज्यादा शेयर करें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में बहुत टाइम पूछा भी गया है। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली राजनीतिक शक्ति कौन थे? कुनिंद लोग थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद लोग थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कालसी अभिलेख के अनुसार, आपको पता है कि कालसी अभिलेख कहाँ है? देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। इसके बारे में मैंने आपको देहरादून जनपद पूरा पढ़ा रखा है, आप उसमें देख लेना। कालसी अभिलेख के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दे रखी है। तो कालसी अभिलेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और मौर्य वंश का संस्थापक तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि उनका जनपद, कुनिंदों का जनपद सतलज नदी से अलकनंदा नदी के पर्वतीय भाग तक फैला हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने 2-3 बुकों से सिलेक्ट करके ही नोट्स बना रखे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कुनिंद राजवंश से संबंधित पुरातात्विक सामग्री में अभिलेख एवं राजवंश के शासकों द्वारा प्रचलित मुद्राएं प्रमुख हैं। इस राजवंश से संबंधित अब तक 5 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस राजवंश से संबंधित अभी तक हमारे कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 5। 4 अभिलेख तो हमारे भरहुत से प्राप्त हुए हैं, पूछा जा सकता है 4 अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? भरहुत। और 1 अभिलेख हमारा मथुरा से प्राप्त हुआ है, किसका? कुनिंद राजवंश का। ये अभिलेख कुनिंद राजवंश की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। पूछा जा सकता है कि कौन से अभिलेख कुनिंद राजवंश के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं? तो 4 अभिलेख भरहुत से प्राप्त हो रखे हैं और 1 अभिलेख मथुरा से। यही आपका कुनिंद राजवंश के राजनीतिक इतिहास पर प्रभाव डालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अभिलेखों के अतिरिक्त कुनिंद शासकों की अनेक मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। ये मुद्राएं ताम्र एवं रजत से निर्मित थी। महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाभारत काल में कुनिंदों को क्या कहा जाता था? तो द्विज कहा जाता था, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कुनिंद कौन सी जाति से संबंधित है? आर्य जाति से संबंधित हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कुनिंदों का उत्तराखंड में अस्तित्व। कुनिंदों का उत्तराखंड में अस्तित्व महाभारत काल के प्रारंभ से संभवतः 1000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी तक ज्ञात होता है। उसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कुनिंदों के शासनकाल को कुनिंद जनपद में 3 कालों में विभक्त किया जा सकता है। तो कुनिंद काल को या कुनिंद जनपद में 3 कालों में इसको विभक्त कर सकते हैं। तो प्रथम काल, इसके बारे में क्या है, इसमें कुछ जानकारी है। प्रथम काल महाभारत काल से 5वीं-6वीं ईस्वी पूर्व तक। प्रथम काल आपका महाभारत काल से 5वीं-6वीं ईस्वी पूर्व तक। महाभारत काल में सुबाहु नामक एक शक्तिशाली शासक का वर्णन किया गया है। महाभारत काल में सुबाहु नामक एक शक्तिशाली शासक का उल्लेख मिलता है।
वह कुलिंद जाति से संबंधित था। उसने महाभारत में पांडवों की तरफ से युद्ध किया था और पहले यह स्वतंत्र था, लेकिन इसने बाद में पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो सुबाहु सबसे शक्तिशाली शासक पूछा जाएगा कुलिंद राजवंश में, तो उसका नाम था आपका सुबाहु। अब कुलिंद राजवंश का द्वितीय काल या द्वितीय टाइम पीरियड 5वीं 6वीं ईस्वी पूर्व। इस टाइम आपको पता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत चरम सीमा पर थे, लेकिन उस टाइम भी कुलिंद ने अपनी स्थायित्व बनाए रखा। तो इसमें कुछ पॉइंट है, देखिए कुलिंद जनपद का उल्लेख पाणिनि ने अष्टाध्यायी में भी किया है। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है, तो आंसर होगा आपका पाणिनि। इस समय जनपद की राजधानी कालकूट थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि कुलिंद राजवंश की राजधानी जो प्रारंभ में थी, क्योंकि प्रथम काल में तो पता नहीं है, लेकिन जो इसका द्वितीय काल है उस टाइम इसकी राजधानी थी आपका कालकूट। इस समय कुलिंद जनपद के किसी शासक का नाम ज्ञात नहीं हुआ है। तो द्वितीय काल में कुलिंद जनपद के किसी शासक का नाम उल्लेख नहीं है और साथ साथ नहीं इस समय की कोई मुद्रा हमें प्राप्त है। इसके बाद आपका तीसरा काल और इसका टाइम पीरियड कितना है, दूसरी एवं तीसरी सदी ईस्वी पूर्व से दूसरी तीसरी सदी ईस्वी तक। इस काल को कुलिंदों का विकास का काल भी माना जाता है, क्योंकि इनका सर्वाधिक विकास हमारा तीसरे टाइम में हुआ था। इन्हें तीसरे काल में चरमोत्कर्ष का काल भी कहा जाता है। किसको, तीसरे काल को, कुलिंद शासकों का। इस काल में कुलिंद जनपद से संबंधित कई अभिलेख और मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। कौन से काल में, तीसरे काल में। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में कुलिंदों की राजधानी शत्रुघ्न नगर थी। प्रारंभ में मैंने आपको क्या बताया था, कालकूट, और तीसरे काल में राजधानी थी आपका शत्रुघ्न नगर, जो बाद में बेहट या अन्य जगह स्थानांतरित कर दी गई थी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो प्रारंभ में राजधानी थी आपका शत्रुघ्न नगर और बाद में इसको बेहट स्थानांतरित या अन्य जगह स्थानांतरित कर दिया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कुलिंद मुद्राओं में उत्कीर्ण लेखों के आधार पर निम्नलिखित कुलिंद शासकों के नाम ज्ञात होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा है जो कुलिंद शासक है। तो नाम याद करना है आपको, विषदेव, अग्रराज, धनभूति, नेक्स्ट आपका धनभूति सेकंड, बलभूति, अमोघभूति, मगभति या कहीं पर इसको मगभद भी लिखा आता है, हरिदत्त, शिवपालित, छत्रेसर, भानु और रावण। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दूसरी तीसरी सदी ईस्वी पूर्व से दूसरी तीसरी ईस्वी के मध्य प्राप्त सर्वाधिक मुद्राएं अमोघभूति नामक शासक की हैं। तो कुलिंद शासन में या कुलिंद शासक में सर्वाधिक मुद्राएं किसकी प्राप्त हैं, अमोघभूति नामक शासक की। पूछा गया क्वेश्चन है। यह मुद्राएं रजत एवं ताम्र दोनों धातु से निर्मित हैं, जबकि अन्य शासकों की जो मुद्राएं हैं केवल ताम्र धातु की हैं। पूछा जा सकता है कि कुलिंद शासक में ऐसा राजा का नाम बताइए जिसकी मुद्राएं रजत एवं ताम्र दोनों धातु से निर्मित हैं। तो आंसर होगा आपका अमोघभूति राजा। इसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमोघभूति की मुद्राएं खरोष्ठी एवं ब्राह्मी दोनों लिपियों में प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका अमोघभूति की मुद्राएं कौन सी लिपि में प्राप्त होती हैं, खरोष्ठी एवं ब्राह्मी दोनों लिपियों में प्राप्त होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि परवर्ती कुलिंद शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा आपका अमोघभूति था। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कुलिंद राजवंश में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा का नाम बताएं, तो आंसर होगा आपका अमोघभूति। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एकमात्र राजा जिसकी मुद्राओं में उसकी उपाधि महाराज उत्कीर्ण है। तो उसकी उपाधि क्या है, उसकी मुद्राओं में महाराज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मुद्राओं में अमोघभूति के लिए यह क्वेश्चन पूछा गया था, रज कुलिंदस्य अमोघभूति महाराजस उत्कीर्ण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका, उसने राज्य को यमुना तथा व्यास, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसने राज्य को यमुना तथा व्यास की मध्यवर्ती पर्वतीय घाटियों को यवन दास्ता से मुक्त किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यमुना तथा व्यास की मध्यवर्ती पर्वतीय घाटियों को यवन दास्ता से किसने मुक्त किया था, तो आंसर होगा अमोघभूति। नेक्स्ट पॉइंट है, अमोघभूति के पश्चात
कुनिंद शासन का पतन प्रारंभ हो गया। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कुनिंद शासन में ऐसे राजा का नाम बताइए जिसकी मृत्यु के पश्चात कुनिंद शासन का पतन प्रारंभ हो गया। तो आंसर होगा आपका अमोघ भूति। नेक्स्ट है अनोख और तथा उसकी मृत्यु के पश्चात अनेक भागों पर शक एवं कुषाणों का अधिकार प्रारंभ हो गया या उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट 3री सदी ईस्वी के उत्तरार्ध कुनिंद जनपद का विलय योधेय जनपद में हो गया। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट है जो उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। कुनिंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक या राजा, तो आंसर होगा अमोघ भूति। और नेक्स्ट है आपका कुनिंद लोग शैव धर्म के अनुयायी थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो कुनिंद लोग शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुनिंद मुद्राएं। तो कुनिंद शासन में कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी इसके बारे में हम अब जानेंगे और ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी है। तो इसमें पॉइंट है आपका कुनिंद मुद्राओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो हम कुनिंद मुद्राओं को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला आपका प्रारंभिक मुद्राएं और दूसरा आपका परवर्ती मुद्राएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक मुद्राओं के बारे में। तो प्रारंभिक मुद्राओं में किसी शासक का नाम उत्कीर्ण नहीं है। मुद्राओं की लिपि ब्राह्मी है और केवल ताम्र धातु से बनाई गई थी आपकी प्रारंभिक मुद्राएं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका परवर्ती मुद्राएं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी में से आज तक उत्तराखंड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो परवर्ती मुद्राओं में ये मुद्राएं ब्राह्मी एवं खरोष्टी दोनों लिपि में उत्कीर्ण है। प्रारंभिक मुद्राएं आपके केवल ब्राह्मी लिपि में और धातु केवल ताम्र, और परवर्ती मुद्राएं लिपि आपकी ब्राह्मी प्लस खरोष्टी और ये रजत एवं ताम्र धातु से निर्मित हैं। इन मुद्राओं को 3 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। तो परवर्ती मुद्राओं को हम 3 प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। सबसे पहला आपका अल्मोड़ा प्रकार। तो अल्मोड़ा प्रकार में कुछ पॉइंट हैं तो आपने ध्यान से सुनना है। अल्मोड़ा प्रकार हमें अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं और ये धातु इसमें ताम्र धातु प्रयोग में लाई गई है और इन मुद्राओं का वजन 119 ग्रेन से 327 ग्रेन तक इनका वजन है। इन मुद्राओं में मौगभतस, शिवदत्त, शिवपालित, हरदत्त इत्यादि कुनिंद शासकों का नाम उल्लेखित है। लास्ट टाइम पे वीडियो के पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अल्मोड़ा प्रकार के मुद्राओं में किन शासकों का नाम उल्लेखित है। तो शिवदत्त, शिवपालित, हरदत्त और मौगभतस। और इनमें लिपि कौन सी लिपि यूज हुई है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय में आज भी सुरक्षित हैं या संग्रहित हैं। नेक्स्ट है आपका छत्रेश्वर प्रकार। नेक्स्ट मुद्रा है आपकी छत्रेश्वर प्रकार। पहला मैंने आपको बताया अल्मोड़ा प्रकार, दूसरी आपकी छत्रेश्वर प्रकार और तीसरी आपकी होगी अमोघ भूति प्रकार। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया अल्मोड़ा प्रकार, तो दूसरे नंबर का आपका छत्रेश्वर प्रकार। एक ऐसा ही इंपोर्टेंट प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कुनिंद शासकों के प्रमुख देवता का नाम बताएं। तो प्रमुख देवता आपके क्या होंगे? छत्रेश्वर जी। तो कुनिंद शासकों के प्रमुख देवता छत्रेश्वर। अब छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इन मुद्राओं में भगवत छत्रेश्वर महात्मन उत्कीर्ण है। एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में क्या उत्कीर्ण है? तो भगवत छत्रेश्वर महात्मन उत्कीर्ण है और इनका वजन 131 ग्रेन से 291 ग्रेन तक है। मुद्राओं पर कुषाण प्रभाव दिखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में किनका प्रभाव दिखता है? तो आंसर होगा आपका कुषाण प्रभाव, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी है कि कुनिंद शासन के पतन के पश्चात यहां हमारे कुषाण और शकों का राज स्थापित हो गया था। नेक्स्ट और थर्ड प्रकार की मुद्रा है आपकी अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आज तक पूछे भी जा चुके हैं, तो इसलिए आपने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। पहला पॉइंट है कुनिंद शासक अमोघ भूति ने इसको जारी किया था। मैंने अभी आपको बताया कि कुनिंद शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा, तो आंसर होगा आपका अमोघ भूति।
इसकी लिपि की क्या थी? खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि की मुद्राएं थी। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्राओं में रज कुणिदस्य अमोघभूति महाराजस उत्कीर्ण है। तो क्या उत्कीर्ण है? रज कुणिदस्य अमोघभूति महर्जस उत्कीर्ण है। और इनका वजन, तो रजत मुद्राओं का वजन था आपका 31 से 38 ग्रेन और ताम्र मुद्राओं का वजन था आपका 9.5 से 252 ग्रेन। एक ही अमोघभूति ऐसा राजा है जिसने ताम्र और रजत मुद्राओं का प्रचलन किया और अन्य राजाओं ने केवल ताम्र मुद्राओं का ही प्रचलन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में यूनानी प्रभाव दिखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है यहां से। छत्रेश्वर प्रकार में क्या प्रभाव दिखता था? कुषाण प्रभाव। और आपका अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में हमारा यूनानी प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है अमोघभूति की मुद्राएं पश्चिम में सतलज व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत और बेहद तक मिली हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है और इसी के साथ हमारा कुलिंद शासन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में कुलिंद शासन समाप्त भी कर दिया है। तो लास्ट और इंपॉर्टेंट नोट है, लेखक टॉलमी ने कुलिंद के राज्य का उल्लेख किया है। पूछा जा सकता है कि ऐसे राइटर का नाम बताएं जिसने कुलिंद के राज्य का उल्लेख किया है। तो आंसर होगा आपका टॉलमी। तो गाइज इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज मैंने आपको उत्तराखंड के इतिहास में कुलिंद शासन पढ़ाया जो उत्तराखंड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से आज तक बहुत क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और फ्यूचर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि ये एक फ्री वीडियो चैनल है और इसमें मैं आपको अपनी तरफ से पूरा एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं और साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैं अभी तक क्या कर रहा हूं इसमें अपने वीडियो में शामिल कर रहा हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।